तुम्हें पता है घर में खाद कैसे बनाते हैं? खाद घर में वो तो दुकान पे मिलती है ना। हाँ, दुकान पे तो मिलती है, मगर घर पे कैसे बनाते हैं? चलो मैं बताती हूँ। खाद बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक छोटा सा गड्ढा खोदो और उसमें जो भी फल सब्जियों का कचरा होता है वो डाल दो और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसे ढक दो। अगले दिन दोबारा से सब्जियों का कचरा उसी गड्ढे में डाल दो, फिर मिट्टी की परत लगा दो और ऐसे तब तक करते रहो जब तक कि वह गड्ढा भर ना जाए और उसे थोड़ा सा पानी डालकर 20 दिनों के लिए छोड़ दो। 20 दिन बाद खाद तैयार हो जाएगी और फिर उसे आपके घर में जो गमले लगा रखे हैं उसमें डाल दो। है ना कितना आसान। अच्छा टोनी, एक बात बताओ, ये दिल्ली की हवा में ही पोल्यूशन क्यों होता है? मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनके बारे में तो कभी नहीं सुनता कि वहाँ की हवा खराब हो गई है। बस इतनी सी बात। इसका कारण वहाँ का भूगोल है। दिल्ली के आसपास कोई समुद्र नहीं है, वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में समुद्र है। जब सूरज की रोशनी पानी और जमीन पर पड़ती है, पानी देर से गर्म भी होता है और पानी देर से ठंडा भी होता है। वहीं जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इस कारण से जमीन और पानी पर हवा का अलग अलग दबाव बनता है और इसी दबाव के फर्क के कारण हवा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। इसलिए समुद्र के पास वाले महानगरों की हवा साफ रहती है। अरे ये क्या कर रही हो? इतनी जोर जोर से क्यों सांस ले रही हो? दिख रहा नहीं क्या? योगा कर रही हूँ। तुम्हें पता है हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और केवल 1% बाकी गैस होती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और जिंदा रहने के लिए केवल हम 5% ऑक्सीजन का यूज करते हैं। है ना कितनी मजेदार बात? हम इतनी सी ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। तुम गाय लोग सारा दिन मुंह चलाती रहती हो, तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता है क्या? देखो हम तुम्हारी तरह नहीं है एक पेट वाली। हमारा पेट तुम्हारे पेट से एडवांस है। हमारे पेट के 4 हिस्से हैं। पहले हम खाने को स्टोर करते हैं, बाद में धीरे धीरे खाने को पेट से मुंह में लाकर चबाते हैं और फिर वापस पेट में भेज देते हैं। इस तरह हम खाली टाइम में भी बोर नहीं होते। तुम एक पेट वाले एक बार खा लिया और दिन भर बैठे रहते हो, बात करते हैं। कोरोना के चक्कर में भूले तो नहीं होंगे आप मुझे। मेरा नाम है एडीज और मेरा काम है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाना। अपने आसपास साफ सफाई रख लो, पानी भरने मत दो, क्योंकि हम आ रहे हैं और हमारी फेवरेट जगह तो आपको पता ही होगी, फ्रिज के पीछे, कूलर के अंदर। बाद में न कहना बताया नहीं। वैसे भी ये कोरोना जब से आया है हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो कर लो अपने आसपास सफाई, क्योंकि हम आ रहे हैं। वी आर कमिंग सून। एक बात बताओ, क्या चांद पे भी धरती की तरह आसमान नीला दिखाई देता है? मैं क्या बताऊं, लगाओ अपना दिमाग। अरे दिमाग ही लगाती तो तुमसे क्यों पूछती? अच्छा ठीक है बाबा, मैं बता देता हूँ। देखो, चांद पे हमें आसमान काला दिखाई देगा। काला? वो क्यों? वो इसीलिए कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, चांद पे हवा नहीं है और हवा के कणों से ही तो टकराकर रोशनी के 7 रंगों में जो नीला रंग है वो बिखरता है। इसीलिए हमें धरती पर आसमान नीला दिखता है और चांद पे हमें आसमान
काला दिखाई देगा, समझे? एक बात समझ में नहीं आई, जब हमें कोरोना है ही नहीं तो हमें कोरोना का टीका क्यों लगा रहे हैं? इसको वैक्सीन कहते हैं और वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। वैक्सीन की प्रक्रिया में कीटाणु का कमजोर रूप हमारे शरीर में डाला जाता है। वह कीटाणु का रूप इतना कमजोर होता है कि शरीर उससे आसानी से लड़ लेता है और रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है। और जब बाद में हमें वही रोग लगता है तब वही एंटीबॉडीज उस रोग को शरीर में नष्ट कर देती हैं और रोग को शरीर पर हावी नहीं होने देती, क्योंकि एंटीबॉडीज को पहले से पता होता है कि इस रोग को कैसे खत्म करना है। इसीलिए हमें पहले वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि हमारे शरीर में भी कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएं, समझे? इसीलिए जाके टीका लगवा लेना। ये भगवान ने न जाने इन चींटियों को क्यों बनाया है। हेलो मिस्टर, हम चींटियों की वजह से ही तुम्हें खाना मिलता है। हम चींटियां जमीन को खोखला रखती हैं, जिससे जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, जिससे पेड़ों की जड़ों को हवा व पानी मिलता है, वरना ये पेड़ उगे ही नहीं। और हम चींटियां जैविक कचरे को भी खाद बनाती हैं, जिससे वातावरण साफ रहता है। साथ ही हमारी जैसों की वजह से ही तुम जैसों का पेट भरता है। बात करते हैं, खा पी के भी हमारी बुराई करनी है। पापा, कंप्यूटर में ये बिट्स क्या होती है? बीट्स? देखो बेटा, कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव होता है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होती है। और इसी 0 और 1 को बिट्स कहते हैं। और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है और यही बाइट कोई ना कोई डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए को बाइट्स फॉर्म में लिखें तो 0 1 और फिर 5 टाइम 0 उसके बाद 1 लिखा जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर में सारा डाटा बिट्स को मिलाकर ही बनता है। पता है, कल किचन में कॉकरोच आ गया था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? डर के दुबक के बैठ गई होगी। तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी हूँ। मैंने क्या करना था, झाड़ू से उसे भगा दिया। अच्छा, तुम्हें पता है कॉकरोच बिना सर के भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच के शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं। वह उन छोटे छोटे छेदों से ही सांस ले लेता है। सिर नहीं होने की वजह से वह केवल भूख और प्यास के कारण ही मरता है। कॉकरोच दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है ना? कमाल की चीज। हमें तो खाना पेड़ों से मिलता है, मगर क्या तुम्हें पता है पेड़ अपना खाना कहाँ से लाते हैं? हाँ, ये मुझे मालूम है। जब मैं स्कूल जाता था तब पढ़ा था मैंने। पेड़ अपनी जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ लेते हैं और पत्तियों से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से इन सभी चीज़ों से अपना खाना तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही बनाते हैं, समझे? ये तुम मुझे कहाँ ले आई टूनी? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। घबराओ मत, तुम इस वक्त धरती के बाहर अंतरिक्ष में हो। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम धरती पर कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, मगर अंतरिक्ष में अगर पत्थर फेंके तो कितना दूर जाएगा? इसमें क्या है, वो भी थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। अरे नहीं, यही तो। अंतरिक्ष में पत्थर फेंकने से वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा जब तक कि वह किसी चीज से टकरा नहीं जाता या किसी ग्रह के पास से नहीं गुजरता। हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो चलता रहेगा, समझे?
बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारा आसमान नीला क्यों है? लाल, काला, सफेद या फिर किसी और रंग का क्यों नहीं है? चलिए मैं बताती हूँ। हमारी धरती के चारों तरफ का वायुमंडल कई प्रकार की गैस से बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें भी तैरती रहती हैं। वहीं सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, जिनमें कुछ रंगों की वेवलेंथ बड़ी होती है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, और कुछ कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। अब ये जो छोटी वेवलेंथ के रंग हैं, ये हमारे वायुमंडल में घुसते ही गैस के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाते हैं, और इसी कारण हमें आसमान नीला दिखता है, जबकि बड़ी वेवलेंथ के रंग बिखरते नहीं हैं, वो सीधा हमारी धरती पर आते हैं। समझे बच्चों? अरे तोते भैया, एक बात बताओ, आपकी चोंच लाल रंग की है और आपके पंख हरे हैं, ऐसा क्यों? बस इतनी सी बात। देखो, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। अब जो भी चीज हमें जिस कलर की दिखाई देती है, समझ लो वह उसी कलर को रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित कर रही है। जैसे मेरी चोंच लाल रंग की है तो यह लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी सारे रंग को अपने अंदर सोख लेती है। और मेरे पंख जो तुम्हें हरे रंग के दिखाई देते हैं, वह समझ लो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारे रंग को अपने अंदर सोख रहे हैं। और हाँ, जो चीज़ हमें सफ़ेद रंग की दिखती है, समझ लो वह रोशनी के सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जबकि जो चीज़ हमें काले रंग की दिखाई देती है, समझ लो वह रोशनी के 7 रंगों को अपने अंदर सोख रही है ना मज़ेदार? अरे टूनी, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? तो एक बात बताओ मुझे, ये बादलों में बिजली क्यों चमकती है? अब पता लगेगा कौन होशियार है। बादलों में बिजली? बस हो गया, चलो मैं बताता हूँ। बादलों के आपस में टकराने से उनमें आपस में रगड़ के कारण उनमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और वो चार्ज हो जाते हैं, और उसी चार्ज को वो डिस्चार्ज करने के लिए धरती पर बिजली गिराते हैं। इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण बादलों से बिजली गिरती है। तुम्हें पता है चांद क्यों चमकता है? अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे सारे के सारे राज खोल दिए। अरे चंदा मामा, आप चलो आप ही बता दो, आप इतना क्यों चमकते हो? अब ये भी मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं बता देता हूँ। मैं चमकता हूँ मेरे भाई सूरज के कारण। जब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है तो उसी की कुछ किरण धरती पर परिवर्तित होकर जाती है। उसी कारण मैं तुम्हें चमकता हुआ दिखाई देता हूँ। मेरी सारी चमक तो मेरे बड़े भाई सूरज की मेहरबानी है, समझे? अरे ये क्या, इतना बड़ा फूल? इतना बड़ा फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, यह तो रेफेल्शिया अर्नोल्डी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर तक होती है और यह 10 किलो के वजन का होता है, लेकिन इसके अंदर सड़े हुए मीट की बदबू आती है, जिससे कीड़े मकोड़े और मक्खी इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और यह इन्हीं से अपना खाना लेता है, क्योंकि यह परजीवी फूल है। और हाँ, इसकी जड़, टहनी और पत्तियां भी नहीं होती हैं। यह इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। अरे वो देखो क्या है वहाँ पर। अरे वाह, कितनी छोटी सी चिड़िया है ना, और देखो कितनी तेज पंख चला रही है। अरे यह तो बी हमिंग बर्ड है, जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह दुनिया में केवल क्यूबा में पाई जाती है और इसका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है और यह लगभग 5 सेंटीमीटर की होती है ना? कितनी छोटी चिड़िया।
कितनी सुहानी चांदनी रात है ना। हाँ, आज तो चांद की रोशनी से नजारा भी बहुत सुंदर है। अरे हाँ, चांद से याद आया, सुना है चांद पे इंसान रहने के लिए घर बनाने वाले हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था, मगर एक बात समझ में नहीं आती, वो चांद पर बात कैसे करेंगे? क्यों भाई, चांद पर ऐसा क्या है जो बात नहीं हो सकती? देखो, आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ धरती पर हवा है, और हवा के कारण ही जो हम बोलते हैं वो आवाज दूसरों के कानों तक पहुँचती है, मगर चांद पर तो हवा है ही नहीं। अच्छा, फिर इंसान चांद पर कैसे रहेंगे? मेरे ख्याल से इंसान को चांद पर रहने के लिए ग्रीन हाउस की तरह एयर टाइट वातावरण बनाना पड़ेगा, जिससे अंदर की हवा बाहर ना जा सके। तब तो हम चांद पर उड़ भी नहीं सकते, हमें तो कमरे में बंद ही रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहती हूँ धरती का ध्यान रखो। हमारे पास रहने के लिए एक ही धरती है, इसको गंदा मत करो। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ कौन सा है? मेरे दांत। अरे तेरे दांत कहाँ है? चोंच है तेरे तो। इसको तो अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ है हीरा। यह लोहे से भी सख्त होता है। अरे ये क्या उठा लाई? दिख तो रहा है अंडे जैसा, पर काफी बड़ा है। अरे बुद्धू, यह ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है, समझे? उल्लू अंकल, ओ उल्लू अंकल, एक बात बताओ। पूछो पूछो। उल्लू अंकल, जब बिजली कड़कती है तब रोशनी पहले आती है और आवाज बाद में, ऐसा क्यों? देखो बेटा, जब बिजली कड़कती है तो आवाज और रोशनी दोनों जन्म लेते हैं, मगर आवाज की स्पीड रोशनी से धीरे होने के कारण हमारी आंखों तक रोशनी पहले पहुंचती है और हमारे कानों तक आवाज बाद में पहुंचती है। इसीलिए हमें बिजली कड़कती पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, समझे? यार टूनी, एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? हाँ, मुझे मालूम है। ऊंट बड़ी ही आसानी से बहुत सारा सामान ले जा सकता है, वो भी गर्म रेगिस्तान में, और वह कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, समझे? हो ना मैं बुद्धिमान?